everyone, in this video we are going to discuss about drawbacks of Rutherford model of an atom. Guys, Rutherford model में हमने देखा था Rutherford model के according an atom consists of a heavy positively charged nucleus surrounded by a negatively charged electrons moving around it. यहाँ हमने देखा था guys Rutherford में एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते थे, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ से पाथ में रिवॉल्व करता था और जिस पाथ में भी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसी पाथ को हमने बोला था गाइस ऑर्बिट। इसी पाथ को हमने बोल दिया था ऑर्बिट। और इसी मॉडल को हमने कंपेयर किया था किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ, कि जिस तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और हम क्या सिमिलैरिटी देख सकते हैं यहाँ पर, इस केस में रदरफोर्ड मॉडल के केस में न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी कुलम्बिक, देखो दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गाइस, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला हमने फिजिक्स में भी देख रखा है। इट विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। Q1 एक चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है, Q2 दूसरे वाले पार्टिकल पे चार्ज है, और R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। बिल्कुल ये है यहाँ पर कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे यहाँ प्लैनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अपने पास, G मल्टीप्लाई M1 M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। सो गाइज एक यहाँ पर एक प्लैनेट का मास, फिर सेकंड प्लैनेट का मास, ये M1 M2 हो गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये R जो है दोनों प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस होता है। तो यहाँ हमने दोनों को, मतलब इस वाले रदरफोर्ड मॉडल के जो एटम ने, रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था उसको हमने कंपेयर किया था ग्रेविटेशनल के साथ। और यहाँ पर फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो भी इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसी पाथ को हमने ऑर्बिट कहा है। गाइस रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से, ये रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिस पाथ में रिवॉल्व करता है उसी को हमने ऑर्बिट बोला है। और इस तरीके से सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को पता है कि ये तो, इसका तो बहुत ही कम मास है, मास बहुत ही कम होता है, इट इज हैविंग स्मॉल मास, और साथ ही में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और गाइस यहाँ से देखो, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स वो हैवी है, दे आर मैसिव। इलेक्ट्रॉन के पास स्मॉल मास है लेकिन प्लैनेट्स के पास ज्यादा मास होता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो तो रिवॉल्व कर सकते हैं सर्कुलर वे में किसी भी सन के अराउंड। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल नहीं है, इसके पास तो नेगेटिवली चार्ज है। तो गाइस क्लर्क मैक्सवेल नेम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी है अपनी, जो कहती है व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। गाइस कोई भी अगर चार्ज बॉडी है वो किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ हमने देखा था कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली लूज कर रही है। सपोज करो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया और इसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, तो फिर एनर्जी लूज कर दिया, एनर्जी लूज कर दी, तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस न्यूक्लियस की ओर आएगा, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर गया, ये बिल्कुल इस तरीके से आ गया, यहाँ गया, फिर ऐसे इसने एनर्जी को लूज कर दिया, एक टर्न पूरी हुई, फिर एनर्जी को लूज कर दिया, और इस तरीके से करते करते गाइस ये क्या हुआ, न्यूक्लियस पे ही गिर गया, क्योंकि यहाँ कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये खुद की एनर्जी को तो लूज करता जा रहा है, खुद की एनर्जी को लूज करते हैं इस इलेक्ट्रॉन में, तो मतलब कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसकी वजह से ये पाथ जो है स्पाइरल होता जाएगा। स्पाइरल होता जाएगा मींस एटम जो है इट इज नॉट स्टेबल, एटम इज नॉट स्टेबल। तो एग्जैक्टली क्या है कि एटम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, एटम की स्टेबिलिटी रदरफोर्ड मॉडल भी नहीं बता पाए थे, एटम अब ऐसे केस में कोलैप्स हो चुका है। गाइस ये फर्स्ट ड्रॉबैक थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, और लूज करते करते कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाता है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल नहीं है, एटम कोलैप्स कर गया। नेक्स्ट ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी कि इसने हाइड्रोजन एमिशन के एमिशन ऑफ हाइड्रोजन के जो एमिशन स्पेक्ट्रम था वहां पर हमने देखा था गाइस लाइंस निकल रही थी। लाइंस कौन कौन सी, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंड, ये 5 लाइन्स निकल रही थी।
तो ये यहाँ पर देखो, अगर इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो हमने क्लार्क मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, और एनर्जी लूज कर रहा है कैसे कर रहा है गाइस, कंटिन्यूअसली कर रहा है। अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो एक लाइन दूसरे में मर्ज हो जानी चाहिए, अलग अलग से लाइन तो अपने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में अपने को अलग अलग से लाइन मिली है, मतलब हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूस है, इसमें डिसकंटिन्यूटी की वजह से ही अपने को लाइंस मिली है अलग अलग सी। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल ने तो क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, अगर एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है तो ऐसे लाइंस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एटम में लाइंस मिली है। सो इसलिए ये भी एक सेकेंड ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया था अभी, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा एटम का स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।